हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ओजय शंकर फ्रॉम HIS। और आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई जो हमारे UPSC एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, हमारे डे टू डे लाइफ से भी इनडायरेक्टली रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और वो है ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, कैसा अटैक किया है? तो ड्रोन से अटैक किया है एंड मिसाइल से अटैक किया है यूजिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। अब देखिए, पहले हम लोग मैप पे देखते हैं दोनों की लोकेशन कहाँ कहाँ। यहाँ पे इंडिया पड़ता है हमारा, ये लोकेशन इंडिया की है। और यहाँ पे है ईरान, और ये पोर्शन है इसराइल। ठीक है। अब क्या हुआ है कि कल ईरान ने इसराइल पे ड्रोन्स और मिसाइल्स की मदद से अटैक कर दिया है। लगभग 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स को मिला के ईरान ने इसराइल के ऊपर ताक दिए। 300 मिसाइल्स और रॉकेट्स, ड्रोन्स। ऑल्दो इससे बहुत ज्यादा नुकसान इसराइल को नहीं हुआ है, क्योंकि इसराइल के पास एक तो आयरन डोम भी है। ठीक है। और दूसरा कि उसकी जो बाकी टेक्नोलॉजीज है, बाकी जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजीज है, उनकी मदद से उसने हटा दिया है। बहुत मॉडेस्ट, बहुत छोटा मोटा डैमेज इसराइल में हुआ है। बट इस इवेंट के साथ एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और वो बहुत बड़ी चीज ये है कि इस वेस्ट एशिया के इलाके में फिर से एक बहुत बड़ा तनाव देखने को मिलेगा। अभी तक तो इसराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब इंटरनेशनल फोर्स जो कि है ईरान, इसने डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लिया है। और जब ईरान ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लिया है, मतलब यहाँ पे ग्लोबल एरिना अब दो हिस्सों में बंटने की कगार पे है। रिसेंटली अभी रशिया ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि इफ US हैज कम टू सपोर्ट Israel against Iran, then रशिया विल सपोर्ट ईरान। मतलब कि अब ईरान के समर्थन में रशिया आ गया कि अगर US आता है तो रशिया भी उधर से आ जाएगा। तो मतलब दोनों सुपर पावर तो एक्चुअली एक ही है अब तो दुनिया में। बट फिर भी रशिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ा न्यूक्लियर नेशन है। अगर रशिया भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है, US भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है, तो आप सोचिए, ये वॉर तो बहुत बड़ी बात। हम लोग यही भगवान से मनाएंगे कि यार ये वॉर बहुत बड़ी ना जाए। क्यों ना जाए? क्यों वॉर बड़ी नहीं होनी चाहिए? सबसे पहला, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो वो तो है ही है। ठीक है। उसके साथ क्या क्या चीजें हैं? एक तो ह्यूमैनिटेरियन हो गया कि लोग मरते हैं वॉर में। ठीक है। दूसरा इशू होगा ट्रेड का। ट्रेड का अब कैसे इशू होगा? ये देखिए, यहाँ पे ये जो इलाके हैं, यहाँ से जो ट्रेड आता है, यहाँ से जो ट्रेड जाता है, इन सारे इलाकों से जो भी ट्रेड होता है, ये सारा ट्रेड अफेक्टेड हो जाएगा। भारत जो है वो ईरान से ऑयल खरीदता है। भारत जो है वो रशिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ऑयल खरीदता है। इन सब में इशू आएगा। इन सब में इशू आएगा तो हमारे यहाँ भी महंगाई बढ़ेगी। ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आएगी? इसके चलते बाकी दुनिया का जो भी एक्सपोर्ट हम लोग अलग अलग देशों में करते हैं या बाकी देशों से इंपोर्ट करते हैं, उन सब में गिरावट आ जाएगी। जो इंडिया के मिशन है अलग अलग जगहों पे, जो इंडियंस वहां पे फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए एक नई इशू, नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए वर्क कभी भी एक सही सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम को डील करने का। इसीलिए इंडिया ने कहा है कि डेस्कलेशन होना चाहिए और डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को टैकल करना चाहिए। ये हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अमेरिका ने फिर क्या कहा कि कॉन्फ्लिक्ट हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अमेरिका डिड नॉट सीक कॉन्फ्लिक्ट विद इन ईरान। ईरान से हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। बट अगर हमें इसराइल को बचाने के लिए आना पड़ा तो हम इंटर करेंगे। दैट मीन्स अमेरिका इज ऑल्सो रेडी टू एंटर इन दिस गेम। एंड इफ अमेरिका विल enter in this game, then Russia will also enter in this game, as it is said by Putin. If this situation will happen, then what is the scenario one can imagine? क्योंकि सब ये सारे न्यूक्लियर नेशन हैं। US भी न्यूक्लियर नेशन है, इसराइल भी एंड रशिया भी।
और ईरान खुद अपने न्यूक्लियर पे काम कर रहा है। इसी के चलते हुए यूएस से उसकी पहले से ही बहुत ज्यादा ठनी रहती है। ठीक है। तो हमें इस चीज पे, इस न्यूज पे तो भी बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं इन कमिंग फ्यूचर, कि आगे क्या होता है कोर्स ऑफ एक्शन अलग अलग देशों का। इस पे हम लोग आगे भी डिस्कशंस करते रहेंगे। बट अब इंडिया का स्टैंड क्या है हम लोग पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। इंडिया ने कहा है कि वी आर सीरियसली कंसर्न्ड ओवर ईरान इजराइल हॉस्टिलिटीज। इस चीज के चलते, ईरान इजराइल हॉस्टिलिटीज के चलते इंडिया जो है वो डीपली कंसर्न है, और इमीडिएट डीएस्केलेशन की बात की है इंडिया ने, और डिप्लोमेटिक बेस को अपनाने की बात की है। और एस जयशंकर सर जो हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है इंडियन एम्बेसीज जो है उन इलाकों में वो इंडियन सिटीजन्स के साथ टच में है, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो अगर किसी इंडियन सिटीजन को, तो उनको वहां से इवैक्यूएट करने की की बात हो, या फिर उनको किसी तरीके की सेफ्टी प्रोवाइड करने की बात हो, उसके लिए इंडियन एम्बेसीज मदद कर पाए। ठीक है। इंडियन एम्बेसी जो तेल अवीव में है, मतलब जो इसराइल की कैपिटल है तेल अवीव, वहां पे जो इंडियन एम्बेसी है उसने सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए भी कहा है। ठीक है। और बायलैटरल टाइज को बढ़ाने के लिए इंडिया कह रहा है, क्योंकि अब देखिए इंडिया के हित दोनों देशों से जुड़े हुए हैं। इसराइल के साथ हमारा टेक्नोलॉजिकल डील है बहुत सारा, इसराइल के साथ भी हमारा ट्रेड है और बहुत अच्छे रिलेशन है। ईरान में हमारा चाबहार पोर्ट वाला सीन है, वहां पे हम लोग एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, उनसे हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं। रशिया के साथ हमारे पहले से ही अच्छे डिफेंस टाइज हैं, वहां से हम लोग हथियार खरीदते हैं, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है हमारी। एक्सपोर्ट भी हम लोग वहाँ बहुत कुछ करते हैं, ईरान में भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया के तो सबके साथ अच्छे रिलेशन है, तो इंडिया किसी एक का पक्ष तो ले नहीं सकता है। इसलिए इंडिया ने ये नाम नहीं लिया कि ईरान ने जो अटैक किया है। इंडिया डिडंट रेफर डायरेक्टली टू द इरानियन मिसाइल स्ट्राइक इन द रीजन। इस चीज पर डायरेक्टली रेफर इंडिया ने नहीं किया है, इस बारे में डायरेक्टली बात नहीं की है। ठीक है। और ये ईरान ने अटैक किया क्यों है? क्योंकि ईरान को ऐसा लग रहा है, एक दमास्कस में, दमास्कस कहाँ पे, सीरिया में, ये सीरिया में, ये जो दमास्कस शहर है, यहाँ पे जो ईरान की एम्बेसी है, वहां पे एक अटैक हुआ था जिसमें ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कुछ टॉप ऑफिशियल्स मारे गए थे। ठीक है। उन ऑफिशियल्स को मारने में इसराइल का हाथ है, ऐसा ईरान का मानना है। ठीक है। इसके चलते ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। ये सिचुएशन तो काफी सीरियस है। बट अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन कैसा जाता है, उस अकॉर्डिंग हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो है 6 डेज वॉर। 6 डेज वॉर हुई थी, 6 देश थे अरब के, 6 डेज वॉर 1967 में। ठीक है। अरब कोalition था जिसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज थे, और भी ये लोग फ्रंट रनर्स थे, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन। और बाकी छह, 3 और देश थे। इन सब ने मिला के इसराइल के ऊपर अटैक किया था। और मात्र 6 दिनों में, ओनली इन 6 डेज, इसराइल हैज डिफीटेड ऑल दिस 6 नेशंस। 6 नेशंस को इसराइल ने मारा, 6 नेशंस को इसराइल ने हराया था। ठीक है। और सबकी जमीन पे कब्जा जमा किया था। अब यहाँ पे ये लोग फिर से कुछ वैसा ही चाह रहे हैं, क्योंकि यार देखो जो फैक्ट है, इसराइल के पास यूएस का डायरेक्ट सपोर्ट है। ठीक है। और इसराइल के पास खुद का इतना डेवलप्ड आर्मी है, इतनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, कि वो जब चाहे ना इन देशों को मार सकता है, पीट सकता है, इनकी जमीन पे कब्जा कर सकता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो आराम से जमीन पे कब्जा करेगा इनकी, क्योंकि वो पावरफुल नेशन है। उसने अपनी टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया है, एजुकेशन पे डेवलप किया है, लोगों पे डेवलप किया है। उसके पास मोसाद है, इजरायली डिफेंस एजेंसी बहुत पावरफुल एजेंसी है। तो यहाँ पे सिचुएशन, इसराइल भी अपने तरफ से कोई कमजोर नहीं पड़ने देगा, इसराइल भी झुकने वाला नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होगी। इन कमिंग डेज वी विल सी व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इट टेक्स, और इंडिया का क्या स्टैंड रहता है, ये हम लोग देखेंगे। वैसे इंडिया तो हमेशा डिस्कलेशन की ही बात करता है, और आगे भी करता है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं क्या हो। ठीक है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी कवर होती है। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या है कि फर्टिलिटी लेवल्स ड्रॉप बिलो 1 इन मेनी एशियन कंट्री। फर्टिलिटी लेवल जो है वो 1 से नीचे चला गया है बहुत सारे एशियन नेशंस में।
ठीक है। मतलब जो कपल्स हैं उनको एक से कम बच्चे हो रहे हैं बहुत सारे एशिया में। क्यों? क्योंकि कपल जो है या तो वो बच्चे नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर वो रिमेन सिंगल, मतलब अकेले रहना चाह रहे हैं, शादी नहीं करना चाह रहे, रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे। और ये मेजरली कहाँ हो रहा है? ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये चीज मेजरली देखी जा रही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग केस स्टडी दी हुई है, और उनका क्यों इशू क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, वो भी बताया गया है इन ब्रीफ। तो क्या है कि चाइना में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने मैटरनिटी वाले बेनिफिट्स, डिलीवरी वाला जो अपना डिपार्टमेंट था, गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट था, वो क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं आ रही है, बच्चे डिलीवर ही नहीं हो रहे हैं। तो वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को लगाने का उनको कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है। ठीक है। ये देखिए, ये चीज यहाँ पे लिख रही है। साउथ कोरिया में क्या है कि इतना ज्यादा इशू हो चुका है, चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा फर्टिलिटी, टोटल फर्टिलिटी का इशू हो रहा है कि ब्लाइंड डेट्स लोग कर रहे हैं। ब्लाइंड डेट्स के लिए भी गवर्नमेंट भी एक तरीके से इनडायरेक्टली प्रोत्साहित कर रही है, मतलब कोई किसी के साथ भी डेट पे जा सकता है। क्यों? ताकि बच्चे पैदा हों। रिप्रोडक्शन इतना कम हो चुका है उन देशों में। ठीक है। और ये जो है ये हमेशा से नहीं था, ये रिसेंट फिल्म। इन 1950 टू 1970, 1950 से 1970 के बीच में क्या हो रहा था? एट व्हाट टाइम? एट दैट टाइम टोटल फर्टिलिटी ऑफ दैट रीजन वाज 3.5 टू 7.5, मतलब एक कपल को 3.5 से लेके 7.5 बच्चे होते थे। अब आप ये सोचो कि 3.5 7.5 कैसे हो सकते हैं बच्चे? मतलब आधे बच्चे कौन सा कपल पैदा कर रहा है? ये आधे बच्चे एवरेज लेके काउंट होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। ठीक है। इसलिए इनको 0.5 पे चला जाता है। उस समय इनका इतना ज्यादा इनकी फर्टिलिटी थी, 3.2, 3.5 टू 7.5। और जबकि जो रिप्लेसमेंट रेट जो होनी चाहिए कि एक जनरेशन अगर हटी तो उस जनरेशन का स्पेस लेने के लिए प्रॉपर पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? तो वो है 2.1। ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 हो किसी देश का, तो माना जाता है कि ये जो है रिप्लेसमेंट रेट पे चल रहा है। बट यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और अभी क्या इशू है कि अभी एक से कम हो चुकी है, मतलब पर कपल एक बच्चा भी नहीं बचा है। साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, इन सब में और लोएस्ट फर्टिलिटी है, और कम फर्टिलिटी है, और लोग एक बच्चा भी नहीं कर रहे। साउथ कोरिया की फर्टिलिटी जो है वो 0.72 जा चुकी है, मतलब एक कपल के पास एवरेज 0.72 बच्चे। इतनी कम फर्टिलिटी हो चुकी है साउथ कोरिया की। हांगकांग में 0.70 हो गई है। जापान की भी वही स्थिति है। इसके पीछे का इशू क्या है? पहले इन देशों में ना फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उसके चलते गवर्नमेंट ने लोगों को बोला कि भाई अब बच्चे कम पैदा कीजिए, अवेयरनेस कैंपेन्स चले। और इसके चलते एक ऐसी अगली जनरेशन निकल के आई जिसका मन ही उस चीज से हट गया, जो जिसका माइंडसेट ही ऐसा बन गया कि हमें काम ज्यादा करना है, फोकस रहना है अपने वर्क पे। एंड दैट्स व्हाई दे ऑप्टेड टू बीइंग सिंगल और नॉट हैविंग अ चाइल्ड। ये इशू इस चीज के चलते आया। ठीक है। फॉर इंस्टेंस पिछले 50 साल में देखा जाए तो 1968 में चाइना का जो है टोटल फर्टिलिटी रेट 6.5 हुआ करता था। चाइना का टोटल फर्टिलिटी रेट 6.5 था, जो कि 2021 में 1.6 हो गया है। और उसी दौर में इंडिया का 5.7 था, जो कि अभी 2.03 है, जो कि अराउंड रिप्लेसमेंट रेट है। और हमारा रिप्लेसमेंट रेट कितना है? 2.1। रिप्लेसमेंट रेट कितना है? 2.1, और इंडिया का उसी के आसपास 2.03। तो ये एक अच्छा है कि इतना होना चाहिए, इससे कम होगा तो आगे के जनरेशन के लिए इशू हो जाएगा। बट चाइना में देख रहे हैं वन चाइल्ड पॉलिसी आने के चलते क्या, कितना डीप फॉल हो गया है टोटल फर्टिलिटी रेट। दैट्स अ ग्रेट इशू। अब इसके पीछे का इशू क्या, मतलब ये लोग बता क्या रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है? कि जो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने लगी हैं, ज्यादा जॉब ग्रोथ हुआ है इन देशों में। ठीक है। वहां पे वुमेन्स को भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली है। और जब उन्हें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली है अपना कैरियर बनाने के लिए, तो वो लोग मैरिज को पोस्टपोन कर रही हैं या ड्रॉप कर रही हैं।
ठीक है, उनकी इनकम बढ़ रही है, तो वो लोग प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान वो काम नहीं कर पाएंगी, इनकम नहीं हो पाएगी, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, एंड दैट वाज द मेन थिंग इन दिस आर्टिकल। अब यहाँ पे कुछ कुछ ग्राफ और डेटा के हिसाब से समझाए, हमारे लिए इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज था वो हमने कवर कर ली। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। और ये आर्टिकल है ब्रीच ऑफ कन्वेंशन। इक्वाडोर ने क्या किया है कि इक्वाडोर में जो एम्बेसी है मेक्सिको की, वहां पे अटैक कर दिया है। अब देखो यार, कहाँ कहाँ अटैक चल रहा है, रशिया यूक्रेन में अटैक चल रहा है, इसराइल में ईरान का अटैक हो गया, हमास के साथ तो युद्ध पहले से था। पर इक्वाडोर ने क्या किया है, इक्वाडोर ने अपने ही देश में जो एम्बेसी है, किस देश की, मेक्सिको की, उस वहां पे अटैक कर दिया है। क्यों अटैक किया है? फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो थे वहां के, डेविड ग्लास, उनको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि एम्बेसी में अटैक करना इतना बड़ा इशू कौन सा हो गया। वो भाई अपने ही देश में अगर कर रहा है तो उसको अटैक क्यों माना जाए? क्योंकि जो एम्बेसी होती है ना किसी भी देश की किसी और देश में, वो फॉरेन टेरिटरी की तरह डील की जाती है, उसको उस देश का टेरिटरी नहीं माना जाता है। वो एम्बेसी अगर इक्वाडोर में मेक्सिको की जो एम्बेसी है, क्विटनो शहर जो है ये, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, अगर नहीं तो आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। क्विटो जो शहर है, यहाँ पे जो एम्बेसी है, इसको फॉरेन टेरिटरी मतलब मेक्सिकन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल जाके यहाँ पे इस एम्बेसी में अगर पॉलिटिकल असाइलम लेता है, तो उसको माना जाएगा कि वो उसी देश की टेरिटरी में पॉलिटिकल असाइलम ले रहा है, मतलब मेक्सिको में ही पॉलिटिकल असाइलम लिया है। यहाँ पे आप अटैक नहीं कर सकते थे, बट इक्वाडोर ने ये अटैक कर दिया। और ये अटैक करके उसने क्या किया है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का उल्लंघन किया है। दैट्स वाई वियना कन्वेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वियना कन्वेंशन। अब ये वियना कन्वेंशन क्या है? वियना कन्वेंशन एक कन्वेंशन था जो कि 1961 में साइन हुआ था, और इट केम इनटू फोर्स इन 1964। ठीक है, उससे पहले आप ये मैप देख लीजिए, यहाँ पे है इक्वाडोर, ये है इक्वाडोर, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये जो मेजर रीजन है, दिस इज इक्वाडोर एंड दिस इज मेक्सिको। अब मेक्सिको की यहाँ पे जो एम्बेसी थी इक्वाडोर में, इसी देश में, यहीं पे इक्वाडोर ने अटैक कर दिया है। क्यों? अपने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के लिए। और इक्वाडोर की क्या कंडीशन है कि इक्वाडोर में एक ऑर्गेनाइज क्राइम का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, मास मर्डर्स, मास किलिंग्स हो रही हैं। ठीक है, मतलब एक एक वीकेंड पे 18 मिलियन का देश है, वहां 100 100 लोग मारे गए, मीन्स मर्डर रेट्स आर हाइयर। देश की स्थिति अच्छी नहीं है, महंगाई भी है, स्टेबल नहीं है फिलहाल कंट्री। और ये कहा जा रहा है कि जो वहां के सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये अटैक जानबूझ के किया है ताकि वो इंटरनेशनल अटेंशन को और अपने देश के अटेंशन को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सके, और अपना नया इलेक्शन जो होने वाला है उनके यहाँ पे, या जो लोगों का जो ध्यान है इस चीज से हटा के, और इलेक्शंस पे लगा दे, ये दूसरे देश के साथ युद्ध पे लगा दे। दूसरी अब इससे देखिए, एक तो मेक्सिको के साथ अपनी लड़ाई का ये लोग फालतू में शो कर देंगे, दूसरा जो उनके नागरिक है उनको दिखाएंगे कि देखो पहले की सरकार कितनी करप्ट थी, और हम कितने अच्छे हैं कि हमने उसको अरेस्ट करने के लिए अटैक तक लॉन्च कर दिया। तो इस चीज के चलते यहाँ पे इन लोगों ने अटैक लॉन्च कर दिया है। अब ये जो वियना कोड है, इसमें हर एक देश को जहां भी मतलब कि अगर इंडिया में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एम्बेसी है, तो पाकिस्तानी सिटीजन्स जो यहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे, जो भी पाकिस्तानी सिटीजन्स वहाँ के मतलब अगर पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होंगे, जो उनके और भी स्टाफ होंगे, इन सबको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग देखिए कैसा है कि हर डिप्लोमेट को ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। मतलब जो भी आईएफएस ऑफिसर्स बनेंगे ना हम लोगों में से, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर जो भी बनेंगे, वो किसी भी दूसरे देश में जाते हैं जब ऑन अ मिशन,
ऑन एम्बेसी, ठीक है, या कॉन्सुलेट में भी जाते हैं, तो उनको ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी। क्यों? वियना कन्वेंशन के थ्रू। इसमें क्या होता है कि उस देश में आपको कोई अटैक नहीं कर सकता है। आपकी जो वहां की एम्बेसी की टेरिटरी होगी वो फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट की जाएगी। आप अगर वहां पे कोई क्राइम भी करते हो तो आपको वहां के लॉ के हिसाब से नहीं ट्रीट किया जाएगा, आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इन सारी चीजों की वहां पे इम्यूनिटी इन ऑफिसर्स को भी मिलती है और इनकी फैमिलीज को भी मिलती है। बट इसी चीज का यहाँ पे उल्लंघन किया गया है। ये क्यों लाया गया था कि सारे देशों ने सोचा कि भाई हम लोग सब एक साथ मिलकर एक ऐसा तरीका निजात करते हैं कि एक दूसरे के साथ बढ़िया रिलेशन बना रहे। बट ये चीज करके, ये रेड करके, ये अटैक करके इक्वाडोर ने इसका उल्लंघन किया है, विच इज नॉट अ एक्सेप्टेबल थिंग। इस चीज के चलते देखते हैं आगे क्या एक्सलेट होता है, मेक्सिको इस पे क्या करता है। ठीक है, क्योंकि मेक्सिको ने तो इस बात पे अभी तक सिर्फ बयान दिया है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। बट देखते हैं इन फ्यूचर इन दोनों देशों के बीच में रिलेशंस किस तरह से इवॉल्व होते हैं, डिवॉल्व होते हैं, क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। अब वियना कोड जो है वो 1964 में लागू हुआ था, मैंने बता ही दिया। और 193 कंट्रीज इसकी पार्ट है। मतलब इक्वाडोर भी इसका पार्ट होगा और मेक्सिको भी इसका पार्ट होगा। और अगर ये सारे देश इसके पार्ट है तो इसके कन्वेंशन के लिए इन लोगों को कुछ ना कुछ तो इन दोनों देशों के बीच में बात चलेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में बात चलेगी, यूएन में बात उठेगी। तो लेट्स सी इन फ्यूचर कि ये कोर्स ऑफ एक्शन कहाँ जाता है, ये किस करवट बैठता है, और इस चीज के चलते इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, अभी तीन जगहों पे बड़े बड़ी लड़ाइयाँ हो जाएंगी अगर यहाँ पे भी कुछ होता है। एक तो हमारा रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, उसके चलते जो क्राइसिस आ रही है इस रीजन में, चाहे वो फ्यूल की फ्यूल का हो, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो ह्यूमंस का हो, वो तो हो ही रहा है। सेकंड, इसराइल हमास, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अब यहाँ पे एंट्री हो गई है किसकी, ईरान की भी। इसके चलते भी जो अलग अलग इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, रेड सी का रास्ता ब्लॉक हो रहा है, पर्शियन गल्फ का रास्ता ब्लॉक हो रहा है। ये जो इलाका है, कहाँ गया या समय, अब ये पर्शियन गल्फ का जो एरिया है, रेड सी का जो एरिया है, ये ट्रेड रिच एरिया है, यहाँ से बहुत ट्रेड होता है। ये ट्रेड भी अफेक्टेड हो रहा है। अब अगर सेम थिंग गोस कि अगर यहाँ पे भी ये चीज होती है, इस इलाके में भी होती है, इक्वाडोर में भी होती है, तो एक तो इधर की ज्यादातर यहाँ के जो ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज है, और इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका का मेक्सिको भी, ये सब पहले से ही बहुत हाईली अनस्टेबल कंट्रीज हैं। यहाँ पे क्राइम रेट पहले से भी हाई, यहाँ पे मर्डर्स किलिंग्स होते ही रहती थी। और क्या था यहाँ पे इशू, इकोनॉमिक, इकोनॉमी यहाँ की बहुत अच्छी नहीं थी। अब वेनेजुएला है, वहां पे तो वैसे ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था। तो ये सिचुएशन और ज्यादा वर्सन हो जाएगी पूरी दुनिया के लिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। वी विल होप कि ऐसा कोई सिचुएशन ना क्रिएट। ओके। एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, फ्लीटिंग रिलीफ, फूड प्राइस स्टिल बाइट इवन एज फ्रेश प्रेशर पुट वेट ऑन इन्फ्लेशन। मतलब हमें, अब ये देखिए सैटरडे को भी इन्फ्लेशन पे एक आर्टिकल आया था, आज भी ये इन्फ्लेशन पे सिमिलर काइंड ऑफ आर्टिकल है। इसलिए आप लोगों को ये समझने की जरूरत है जो ये कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का, ये कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस पे बार बार आर्टिकल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और ये सच्चाई है, हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन से होता ही होता है। क्या होना ही है, कंफर्म है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरीके का वो होगा। तो पहले हम लोग इन्फ्लेशन समझ लेते हैं, उसके बाद एक बार देख लेंगे कि यहाँ पे क्या चीजें लिखी हैं। आईएमएफ के हिसाब से, एज पर आईएमएफ, इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड में प्राइस का राइज एक सर्टेन रीजन में। ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया है, यहाँ पे इंडिया की अगर बात होती है तो इंडिया में पिछले एक महीने में, पिछले 3 महीने में, मतलब क्वार्टर में, या पिछले एक साल में, ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे कितने रुपए महंगी हो गई हैं चीजें। ठीक है। ये जो है सीधे सीधे तौर पे क्या है, इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई है। ठीक है। अब इन्फ्लेशन जो है वो भी दो तरीके का होता है। यहाँ पे उसके बारे में जो डिस्कशन है वो मैं बता रहा हूँ।
एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है, हेडलाइन मतलब ऊपर की लाइन, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है उसमें सिर्फ दो चीजें कैलकुलेट होती हैं, और वो दो चीजें हैं फूड एंड फ्यूल। ठीक है। और दूसरा है कोर इन्फ्लेशन, इसमें बाकी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं सिवाय फूड एंड फ्यूल के, माइनस फूड एंड फ्यूल। ओके, minus food and fuel, everything is calculated under core inflation, and food and fuel are under headline inflation। ठीक है। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं। ये आप लोग खुद एक बार ध्यान से जब इन्फ्लेशन टॉपिक को पढ़ेंगे, या कभी मैंने उसमें कुछ वीडियो बनाई इन डिटेल, तो मैं सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा एक डिस्कस कर देता हूँ कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कि जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई उतनी ही रहे। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में 10 टेबल्स हैं, बट डिमांड 12 टेबल्स की हो गई, तो टेबल्स का रेट हाई हो जाएगा, तो वहां पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये है कि जो मार्केट में आ रहे हैं 10 ही टेबल्स, ठीक है, और वो एक टेबल 100 रुपए का बिक रहा था, बट ये जो एक टेबल 100 रुपए का बिक रहा था, अब क्या हुआ कि लकड़ी जो आ रही थी या लेबर चार्ज जो हो रहा था, वो इसमें से 40 रुपए या 30 रुपए का था। अब ये राइज कर गया, इनपुट कॉस्ट राइज कर गया, उसके चलते जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको बराबर बनाए रखने के लिए ये 100 की जगह 110 का बिकने लगा, मतलब 10% की महंगाई बढ़ गई। दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 4.85 के आसपास आ गया है, विच इज इन आवर लिमिट। हमारा लिमिट कितना है? 4 ± 2%। मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखनी चाहिए। और ये किसने रिकमेंड किया था? उर्जित पटेल कमेटी ने ये चीज रिकमेंड की थी। उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल सर कौन थे? उर्जित पटेल सर हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे, इन्होंने ये चीज कही थी। ठीक है। बिकॉज रिसेंट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। बट यहाँ पे क्या है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया था हमारे देश में, अभी वो कम हुआ है, अभी वो कंट्रोल में आया है। और उस कंट्रोल के साथ चीज क्या है कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा कंट्रोल में है। और जो मेजर इन्फ्लेशन है वो फूड इन्फ्लेशन, मतलब वेजिटेबल्स ज्यादा महंगे हैं, सीरियल्स ज्यादा महंगे हैं, पल्सेस ज्यादा महंगे हैं, और तेल, ऑयल, एनर्जी, ये ज्यादा महंगा हो। ठीक है। ओवरऑल फ्यूल इन्फ्लेशन इन इंडिया हिट अ 4 ईयर लो ऑफ 2.7, -2.7% इन मार्च। मतलब 2.5% घटा है, पिछले 4 साल में सबसे कम है। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो फ्यूल के प्राइसेस कम किए गए हैं, 2 रुपए पेट्रोल पे कम हुआ है ना। सिलेंडर पे 100 रुपए कम किए गए थे। इस चीज के चलते यहाँ पे प्राइस लो हुआ है। तो फ्यूल की प्राइसेस कम है, स्टिल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये खाने की चीजें इतनी ज्यादा महंगी हैं कि इन्फ्लेशन हमारा हाईयर साइड पे है वहां पे। ठीक है। तो इस चीज को धीरे धीरे कम करने की जरूरत है। अगर ये कम नहीं हुई महंगाई, हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर बढ़ा, तो हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिसके चलते हमारे ग्रोथ पे भी एक प्रॉब्लम आएगी, और एक विशियस साइकिल बनेगा, जो मैंने सैटरडे की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो सैटरडे वाले लेक्चर को देख, 13 तारीख वाले, उसमें मैंने पूरा विशियस साइकिल समझाया था। ठीक है। क्यों? ये प्रॉब्लम क्या है कि अभी वेजिटेबल में, ये सब में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत हाई इन्फ्लेशन। तो इस चीज को रोकना पड़ेगा, इस चीज को कम करना होगा। और ये कैसे कम होगा? इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना होगा, थोड़ा सा मार्केट को इंटरवेंशन करना होगा, तब जाके ये इक्वलाइज हो पाएगा। ठीक है। और आरबीआई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, 4.5% इस साल में पहुंच जाएगा। और जो हमारा अभी का क्वार्टर चल रहा है, अप्रैल मई जून वाला, यहाँ पे जो है 4.9 के आसपास आएगा, और इवेंचुअली घटते घटते ये 4.5 के आसपास आ जाएगा, विच विल बी अ डिसेंट थिंग, जो कि सही होगा। ठीक है। ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना है, और जो कि मोस्टली होने के चांसेस भी बहुत हाई है। बट जो ये यूरोपियन क्राइसिस मतलब इसराइल और, सॉरी, यूरोपियन क्राइसिस मतलब रशिया और यूक्रेन वाला वॉर,
फिर वेस्ट एशिया वाली जो क्राइसिस है उसके हिसाब से इसराइल और हमास हुआ। और अभी ये साउथ अमेरिका में जो एक नया क्राइसिस इन लोगों ने शुरू करने की कोशिश की है। अगर इन सब में ज्यादा उफान आ जाता है, अगर वहां पे ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसका इशू डायरेक्ट आएगा कि हमें इन्फ्लेशन में झेलना पड़ सकता है। पोज अ फ्रेश वरीज ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट। ठीक है। तो हमें ये पूरे ग्लोबल एरिना को ये चीज समझनी होगी कि अगर उनको अपने अपने देशों में भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाना है और वर्ल्ड को एक अच्छा जगह बनाना है, और को एग्जिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, उन लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए। दे शुड गो विथ द डिप्लोमेटिक वेज एज सजेस्टेड बाय इंडिया एट वेरियस फॉर्म्स। और इवन अभी भी जब ईरान ने अटैक किया तो भी इंडिया ने यही बात। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे आज के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मुझे लगे, मैंने उन सारे आर्टिकल्स को कवर कर लिया है। अब बाकी आगे कल का क्या न्यूज आता है, ईरान को लेके क्या होता है, और बाकी इक्वाडोर को लेके क्या होता है, बाकी और क्राइसिस कैसी आगे बढ़ रही है, उन पे हमारा ध्यान होगा। कल के कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं, उन सारे न्यूज को लेके कल सेम इसी टाइम पे मैं आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए साइनिंग आउट, ओजर शंकर।